You are the scriptwriter of Arya web series. आखिरी सांस लेने से पहले आर्या जब लिखा जा रहा था, जब हुआ था तो वो एक फीमेल राइटर ढूंढ रहे थे. We did like sort of have a good chemistry in that sense. So 1 के बाद मुझे 2 लिखने को मिला, 2 के बाद मैं 3 में भी कंट्रीब्यूट किया मैंने, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो ये होता है कि एक सक्सेस आपको मिलता है तो ये बड़ी कमाल की बड़ी मस्त इंडस्ट्री है जो आपके लिए कई दरवाजे खोलती है. जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग लिखते हैं अभी, तो आपको ऐसा लगा कोई ऐसे पार्ट में आर्या या आपके जो भी बाकी उसमें कि यार मैंने ऐसे लिखा था, बट जब ये बन के आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन वाई. हमेशा it's beautiful what directors do to the job that the writers do. They also spoil it. But I have been very fortunate. जब हम इंडियन सिनेमा देखते हैं, ठीक है, और जब हम साउथ के सिनेमा देखते हैं, वाई पीपल से द कंटेंट ऑफ साउथ कंटेंट जो होता है उसका, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हिंदी इंडस्ट्री. वाई वी आर नॉट मेकिंग दैट लेवल ऑफ स्क्रिप्ट और दैट लेवल ऑफ मूवी. If there is no simple answer to it. पहला कल्चर, हिंदी में बनने वाला सिनेमा अंग्रेजी में सोचा जाता है, अंग्रेजी में लिखा जाता है और उसका अनुवाद होता है. भाषा से जो पैदा हो सकती थी एक किस्म की ईमानदारी, एक किस्म का बेबाकपन, एक किस्म का कॉन्टेक्स्ट जो भाषा से आता है, जो कि मलयालम में है, जो कि बंगाली में है, जो कि मराठी में है, जो कि गुजराती में है, वो भाषा से आता है. कहानियां जरूर यूनिवर्सल होती है, लेकिन भाषा से आने वाला एक संदर्भ होता है, सामाजिक संदर्भ होता है, जो उन फिल्मों में बड़ा क्लियरली दिखाई देता है. आपको ऐसा कोई मिला है बिहार का इंडस्ट्री में? विनीत कुमार नाम के बहुत मशहूर थिएटर एक्टर हैं और एक्टर भी हैं, सीनियर एक्टर हैं. मैंने उनको देखा, मैं उठ के चली गई उनके पास. मैंने कहा कि विनीत जी, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आपकी भाषा सुन के मुझे बहुत मजा आ रहा है. तो वेलकम अनु टू आवर पॉडकास्ट कनेक्टिंग ग्लोबल विजन्स. आज आपको देख के बहुत खुशी हो रही है कि ये स्क्रिप्ट राइटिंग की दुनिया में एक फिल्म इंडस्ट्री, और ना ही ओनली एक फिल्म इंडस्ट्री, एक ऑथर और बाईलिंगुअल. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट. आप इतने सारे फील्ड में हैं और आपका अपना एक एक जगह बन चुका है, एक अपना पोजीशन बन चुका है. और आज हम आपसे बात करेंगे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि लिटरेचर है, हमारी संस्कृति है, हमारे बिहार के ऊपर, और एक स्क्रिप्ट राइटर की दुनिया कैसी होती है, एक ऑथर की दुनिया कैसी होती है. हमें बहुत खुशी हो रही है आपको अपने पॉडकास्ट में देखकर. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच नेहा, सच अ प्लेजर टू बी हियर. और खास तौर पे इसलिए भी क्योंकि बिहारी पहचान को, बिहारी अस्मिता को आप ग्लोबली लेकर जाना चाहते हैं. सो दैट्स क्वाइट अ feat in itself, because as they say, Biharis are everywhere in the world. आई कंप्लीटली अग्री विद दैट. सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, जो कि आप बिहार में कितना टाइम रही और बचपन से अभी तक का सफर जो है, एक थोड़ा सा व्यूअर्स को जानने के लिए आपके बारे में. मेरी पैदाइश बिहार की है, सिवान में पैदा हुई मैं, सिवान के एक गांव में, अपने ननिहाल में. और उसके बाद शुरू के दिन, सो हम उस पीढ़ी के लोग थे, या उससे बल्कि हम मेरे से पहले, सो मेरे से पहले की 3 पीढ़ियां गांव छोड़ के शहर आ चुकी थी, और अलग अलग जगहों पर लाइवलीहुड के चक्कर में काम कमाने के लिए अपने खेत, अपने गांव छोड़कर और छोटे छोटे शहरों में रह रही थी. मेरे दादाजी रांची आ गए थे. रांची तब बिहार का हिस्सा था, साउथ बिहार में था. बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल रही थी तब, तो नौकरी की गुंजाइश ज्यादा थी. तो मुझे लगता है 50 के दशक में शायद वो सिवान से, अपने गांव से कलकत्ता होते हुए रांची आए. कलकत्ता से उन्होंने पढ़ाई की, फिर रांची आए. और वहीं पे मेरे पिताजी की भी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई. फिर हम भी गांव से रांची चले आए, और वहीं पे मेरी भी स्कूलिंग हुई. एक कदम आगे हम पढ़े, जहाँ हमारा गांव से लगाव तो था, भाषा से भी लगाव था, और हम गर्मी की छुट्टियों में गांव जाया करते थे. लेकिन हमारे लिए घर जो था वही डेरा था, जो हमारे पापा या हमारे बाबा के लिए कभी घर नहीं बन पाया. सो मेरे लिए घर अभी भी घर या होम टाउन जो है वो बहुत सालों तक रांची ही रहा. 2006 में मेरी शादी हुई, तो वो भी बिहार के एक परिवार में हुई. पूर्णिया में मेरी ससुराल है. तो पूर्णिया से भी रिश्ता बना रहा. तो मैं काफी हर साल बल्कि किसी ना किसी वजह से बिहार जाती हूँ, और बहुत बहुत जबरदस्त रिश्ता है जमीन से.
सो मेरी रिपोर्टिंग, जब मैं रिपोर्टिंग भी करती रही तो बहुत रूरल रिपोर्टिंग की कोशिश करती रही, या कोशिश करती रही कि अपने गांव जमीन के आसपास की कहानियां भी कही जाएं। या फिर बाद में जब फिक्शन भी लिखने लगी तो फिक्शन में भी लगता था कि वो कौन सी जगह है और कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, जो कॉन्सेप्ट है इंसान का, हर इंसान का अपनी जमीन से जो होता है। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कहीं और से आए हुए होते हैं, मतलब पूरी की पूरी हम सब माइग्रेंट्स हैं। और अक्रॉस, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है या भारत की बात नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमिनन है। और ये ह्यूमन एवोल्यूशन का हिस्सा है। अगर आप एक जगह स्टैग्नेट हो गए तो यू विल रॉट, यू विल डाई। करेक्ट। इट इज इम्पेरेटिव, मतलब झूम खेती के जमाने से और ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लगातार नई जगहों को ढूंढते रहें, नए अवसर ढूंढते रहें। बट कमिंग बैक टू आपका सवाल, ये था कि मैं कितने दिन बिहार में, मेरा रिश्ता किस तरह से रहा, तो 17 साल की उम्र में मैं दिल्ली आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। पर मैं जाती रही, हर तीसरे महीने मैं घर जाती थी। और अब तो कई साल हो गए हैं, और मुझे लगता नहीं कि मैं वापस कभी बिहार जाके बसूंगी। शायद ऐसा कभी ना हो, नेवर से नेवर दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिश्ता छूटा है, और छूट पाएगा ये भी मुमकिन नहीं। वो भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। कंप्लीटली अग्रीड। अगर मैं, आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया, मैं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। अगर आपसे कोई बोले कि रांची क्या है, अगर आपको रांची समझाना हो रांची के बारे में, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है, रांची डाइवर्सिटी है। कई जगहों से आए हुए लोग और वहाँ की संस्कृति में फिर भी घुल मिल गए। अ, उस रांची अनेकता में एकता है, रांची खूबसूरती है, रांची घर है, रांची खाजा है, रांची कावेरी रेस्टोरेंट है, रांची दोस्त यार हैं जो अब नहीं रहे वहाँ। रांची नोस्टैल्जिया है, रांची पहला प्यार है, रांची एक किस्म की कसक है जो कभी खत्म ही नहीं होती। और बड़ा कॉम्प्लेक्स सा रिश्ता है रांची के साथ मेरा। मतलब मैं अभी भी व्हेन आई टच डाउन, मैं रांची में उतरती हूँ एयरपोर्ट पे, तो मुझे अभी भी लगता है कि इस मिट्टी से छूटना बड़ा मुश्किल है, और मुझे इस किस्म का लगाव सिवान से नहीं होता। सो रांची रियली इज अ हार्ट एक, आई मीन इफ आई कुड एक्सप्रेस रियली व्हाट इट इज टू मी। करेक्ट। वो मुझे आपके चेहरे पे स्माइल देख के ही समझ में आ गया रांची के नाम से। सो और एक होता है कि आप उससे कनेक्ट बहुत कर पाते हैं उस जगह से। हमारे लिए शायद तक गांव घर सब कुछ वही जगह है जहाँ पे हम इतने साल रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर प्रोफेशनल लाइफ, हम सबसे पहले, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड और आप इतनी सारी चीज़ें, आप ऑथर भी हो, स्क्रिप्ट राइटर भी हो, यू हैव ऑल्सो बीन इन टू द वर्ल्ड ऑफ जर्नलिस्ट। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप लिटरेचर की दुनिया में कैसे आए। आपने बुक्स लिखे हैं, ब्लू स्कार्फ एंड मम्मा की डायरी। सो हाउ दिस, कहाँ से इंस्पिरेशन हुआ? और आप अपने बुक्स के बारे में बताइए, उसमें से आपका ऑब्वियसली एज अ ऑथर दोनों ही फेवरेट होंगे, बट एक्चुअली मैंने दो और किताबें लिखी हैं बेटे। या ओके। तो नो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मुझे वो तो एक चीज होती है ना कि जब आपको बचपन से पता होता है कि आप ये तो जरूर करेंगे, मतलब शब्दों के साथ आपका रिश्ता बना रहेगा किसी ना किसी जरिए से, ये बात बहुत पहले से पता है। तो बस वहीं से शुरुआत हुई, और उसके बाद में नेचुरल प्रोग्रेशन था। मुझे हमेशा लगता था कि स्टोरी टेलिंग मुझे करनी है। फिल्मों की दुनिया बहुत इंट्रीग करती थी। हम सब सिनेमा, बड़े सिनेमा के पर्दे पर देखते थे तो बड़ा लगता था, बहुत बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि अच्छा कोई और होता है जो लिखता है कि डायलॉग जावेद साहब लिख रहे हैं सलीम साहब के साथ, और ये जो शानदार डायलॉग जो हम लोग बोल रहे हैं, जिसपे तालियां बजा रहे हैं। महाभारत जो लिखा जा रहा है, वो आधा गांव के उपन्यासकार राही मसूद रजा उसके डायलॉग्स लिख रहे हैं, उसकी पटकथा लिख रहे हैं। तो एक बहुत ये बड़ा मजेदार लगने लगा था कि गुलजार गीत भी लिख रहे हैं, कविताएं भी लिख रहे हैं, कहानियां भी लिख रहे हैं, और फिल्मकार भी हैं, इतने अव्वल दर्जे के डायरेक्टर भी हैं। तो ये समझ में आ गया था कि अगर आप साहित्य प्रेमी हैं और कलमकार हैं तो आपके पास बड़ी गुंजाइश है कि स्टोरी टेलिंग के माध्यम से कई सारी चीजें कर सकते हैं। पत्रकारिता भी उसमें से एक है। सो नेचुरल प्रोग्रेशन था कि मैंने लिटरेचर पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने जर्नलिज्म किया, और जर्नलिज्म के दौरान ही फिर बहुत सारे और मीडियम्स ऑफ स्टोरी टेलिंग समझ में आई, डॉक्यूमेंट्री समझ में आई, रेडियो समझ में आया। मदरहुड ने कुछ चॉइसेस डिफाइन किए जिसमें मुझे लगा कि अच्छा, मैं ये काम की बजाय ये काम करूंगी तो मेरे लिए बच्चों के पास ज्यादा वक्त होगा, और मैं दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकूंगी या उनके लिए डॉक्यूमेंट कर सकूंगी। और दूसरा ये अवसर भी था कि अच्छा ठीक है, रेडियो के में मौका मिल रहा है तो कर लेते हैं। ब्लॉगिंग की दुनिया शुरू हुई थी, तो ब्लॉग के जरिए आप
बहुत सारी चीजें कह पा रहे थे तो वो एक्सप्लोर कर लेते हैं. सो आई थिंक इट वाज अ कनेक्शन ऑफ, like it was just like sort of a balance of what was needed in terms of opportunities, which what was available in terms of opportunity, and what I needed to do in order to continue to have a sustainable source of income through something that I really enjoyed doing. I mean, I didn't want to do something which I didn't want a corporate job. I didn't want to do a 9 to 5. I tried, but I failed miserably. So how would you balance? So it was a natural progression that you went from being a journalist to a long format writer to a fiction writer to, eventually. Uh, एंड आई कैन सेंस व्हाट यू आर सेइंग कि यू वर वेरी क्रिस्टल क्लियर कि ये मुझे पसंद है एंड आई वांट टू गो इन दिस फील्ड ओनली. that is the only clarity I had in my life. इसके अलावा कोई clarity नहीं थी जिंदगी में, अब भी नहीं. I'm still figuring out. बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों के पास क्लैरिटी ही नहीं होता है, राइट? तो इफ यू हैव दिस क्लैरिफिकेशन, 50% जॉब डन. आपका ये जो 2 बुक्स लिखे, आप ये इंस्पिरेशन कहाँ से लिए? ब्लॉगिंग से शुरू किया था. जब मैं ब्लॉग करती थी तो कभी कहानियां लिखती थी, कभी पर्सनल एसेज लिखती थी, क्योंकि ब्लॉग अपने आप में बड़ा खुला हुआ माध्यम था. It would allow you anything, like really stream of consciousness, any form of writing, and you would find your audience. एक ही ब्लॉग पे मैं हिंदी में भी लिख रही थी, मैं इंग्लिश में भी लिख रही थी. मेरा जब मन करता था मैं कविताएं लिखती थी, जब मन करता था मैं पर्सनल एसेज लिखती थी, जब मन करता था मैं कहानियां लिखती थी. There was no anyway, people would read. It wouldn't matter to कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, आप किसी के लिए लिख नहीं रहे. You're writing really for the joy of writing. So मैंने एक और उसमें फिर because I was a young mother, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, so I would also document a lot of things about what I was learning about the world in general from the lens of motherhood. सी बीच में ऐसा हुआ कि मैंने एक कहानी लिखी आधी रात को उठ के. लाइक बच्चे सो जाते थे तभी, बहुत छोटे थे बच्चे, 2-2.5 साल के थे. आई हैव ट्विंस एक्चुअली, सो व्हिच मेंट डबल द वैमी एंड डबल द ट्रबल. सो टाइम ही नहीं होता था. तो जब वक्त मिलता था, जब वो सो जाते थे, तो मैं उठ के रात में वो 2-3 घंटे तब मैं कभी लिखती थी. तो मैंने एक कहानी लिखी थी. उस कहानी में पहली कहानी थी शायद मेरी, ब्लॉग पे डाली हुई पहली कहानी थी, जिसका नाम था सिगरेट का आखिरी कश. ओह वाओ. डाल के मैं सो गई. And by the time I woke up, my email, like my inbox was flooded with like different kinds of comments, and it apparently had gone viral. Oh, So just it had title? like Yeah. The story. It was a short story. Short story, हाँ. Yeah. So it's like अच्छा, ये लोगों को अच्छा लग रहा है. बात आई गई हो गई. But then somehow I also started to write other stories जो इधर उधर छप रही थी, किसी साहित्यिक पत्रिका में छप रही थी, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे छप रही थी, किसी अखबार में छप रही थी. और इस बीच में, because I was also documenting the times of like being a mother and my relationship with the children and how I was understanding the world through their growing up years, तो मैंने डायरी जैसा कुछ लिखना शुरू किया था जिसका नाम था मम्मा की डायरी. So that was a collection of essays. So एक मैं किसी इसमें थी बुक फेयर में, पुस्तक मेला जो है प्रगति मैदान में, वहां पर एक नए नए पब्लिशर आए थे, हिंद युग्म करके. वो हिंदी के बड़े नए राइटर्स को छाप रहे थे. तो उनसे बातें करते करते मैंने कहा कि अरे मैं ब्लॉग करती हूँ. उन्होंने कहा हाँ हाँ मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा है, आपको तो लिखना चाहिए, आपकी तो किताब आनी चाहिए, आप मदरहुड पे लिखती है. मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसे है, मैं आपको भेज देती हूँ, आप देख लीजिए. और अगर मन करेगा तो कुछ कहानियां भी मैं वो भी भेज दूंगी आपको, आप देख लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं. मैंने भेजा उनको. उन्होंने कहा नहीं, हम पहले मम्मा की डायरी करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की किताब हिंदी में तो कम से कम नहीं है. इंग्लिश में पेरेंटिंग में बहुत कुछ लिखा गया है, हिंदी में इस तरह का कुछ भी नहीं है. सो इट बी अहेड ऑफ इट्स टाइम, इट्स एन इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट बुक, सो हम पहले ये करते हैं. फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा हम कितने कितने मतलब संस्करण एडिशन लाएगा, प्रिंट रन कितना होना चाहिए. मैंने कहा ऐसा कीजिए 200 किताबें छाप दीजिए. 200 तो मैं बिकवा दूंगी, इतने दोस्त और इतने लोग हैं जो हाँ, इतना तो चले. हाँ, वो इज लाइक इतने कम तो ऐसे 200 तो नहीं छाप सकते. ऐसा करते हैं 500 का प्रिंट रन करते हैं, नहीं तो मेरे तो पैसे ही नहीं निकलेंगे, मुझे कम से कम 500 तो छापना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए महंगा पड़ेगा. एज यू डीम फिट. उस समय क्या होता था कि फ्लिपकार्ट और बाकी के, अमेजोन उस समय नहीं आया था इंडिया में, पता नहीं आया. दिस 2014, 10 साल पहले, एग्जैक्टली 10 साल पहले की बात है. जुलाई का महीना था. तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम ऐसा करते हैं, किताब तो तैयार हो रही है, हम ना प्री बुकिंग के लिए डांट लेते हैं. बड़ा होता था उस समय की प्री बुकिंग, आप प्री बुक कर सकते हैं किताबें. मैंने कहा कि मतलब मेरी किताब कौन प्री बुक करेगा. आप डाल ही दीजिए, आपको इतना मन है तो. और प्री बुकिंग के लिए डली. इट वाज क्रेजी. आई थिंक इट वाज जस्ट लाइक प्योर. आई स्टिल थिंक अबाउट इट एंड वंडर कि कैसे हुआ. प्री बुकिंग के लिए जब किताब गई वो, तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्री बुक्ड टाइटल्स ऑफ द ईयर.
Even Wow. before the book had got published, it had thousands of pre-booking. मतलब मुझे 2 दिन तक, और ये प्रॉमिस किया था हम लोगों ने कि भाई जो प्री बुकिंग करेगा हाँ. उसको साइंड कॉपी मिलेगी। इतने प्री बुकिंग आए कि मैं 2 दिन तक साइन करती रही, मेरे शोल्डर, मेरे कंधे में दर्द हो गया। ओ माय गॉड, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा आपके ये लिए, मतलब. एकदम अनएक्सपेक्टेड था। सो मतलब बिफोर द बुक लॉन्च्ड, एक्चुअली द बुक, मतलब 200 का प्रिंट रन शायद 2,500 या 5,000, मुझे ध्यान भी नहीं है कि कितना हुआ। ओ जब मैं 200 वाह. कह रही थी वो, सो एंड इट जस्ट बिकेम सम सॉर्ट ऑफ, नीला स्कार्फ पहली किताब थी। हाँ. एंड सडनली मतलब अंग्रेजी हिंदी अखबार अब चेतन भगत भी कह रहे हैं, न्यू चेतन भगत ऑफ द वर्ल्ड। हाँ. For what reason I don't know, because I have nothing in common with Chetan Bhagat, but that It's a new notwithstanding, beginning. It's a I thought beginning and people are talking about it, dreamy you're life. 35 and young writer and all of that, woman writer, young हाँ. mother, वो हाँ. जो सही वो पीआर के लिए जो नहीं होता है, टिक 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 टिक, जर्नलिस्ट, Yes. आई वुड लाइक टू बिलीव ऑल्सो गुड लुकिंग, सो टिक 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 इतना कि अच्छा ठीक है, यू वुड प्रोबेबली, आप इंडिया टुडे के पेपर्स पे आएंगे तो people will be interested in, the things that you do. Yes. It's freaky. It was like crazy media attention. मतलब suddenly from ये being तो, behind the camera, I was in front of the camera. एंड आई कुड सेंस कि आप जो बोल रहे हो ये शायद तक, मतलब बहुत जल्दी हुआ, मतलब बिफोर यू बहुत रियलाइज. जल्दी, I was not हाँ. prepared. हाँ, It बिफोर just यू रियलाइज. happened. Before I could realize, it just became a phenomenon. कैन यू जस्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट ब्लू स्कार्फ, बिकॉज वो इतना वायरल और इतना सक्सेसफुल हुआ, जस्ट टू गेट द व्यूअर्स की एक हाइलाइट्स. These are stories. Like, it's not, it could be about man-woman relationship. It could be about a teacher-student relationship. कुछ यूं होना, उसका एक कहानी थी जो कि टीचर और स्टूडेंट के बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को देखती है। मुक्ति करके एक कहानी थी जो एक ओल्ड कपल, एक महानगर में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति की कहानी है, जिसमें एक को अल्जाइमर से, और जो पति है उसका ख्याल रख रहे हैं, जो उसकी बैक स्टोरी अपनी और उनका जो अपना दुख है और अकेलेपन का अवसाद है, उसको उसके बारे में बात करती है। इन अ वे इट हैज अ ट्रैजिक एंडिंग। जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो तब ऐसा कभी होता है कि आप कोई चीज सोच के लिख रहे हो, आपको लगता है दिस शुड वर्क लाइक दिस, बट बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर और XYZ पर्सन आपको चेंज करना पड़ता है, विच यू आर नॉट 100% अग्रीड विद दैट, बट यू हैव टू चेंज. You do it all the time, and you do it even like, constant, it's constant evolution process, and you understand, like, what are the energies like on the set, how people are perceiving it and it is a long journey, right? आप लिखते हैं आज और वो शूट 1.5 साल 2 साल बाद होती है, 3 साल बाद होती है कई बार, फिर वो एडिट उसके बाद होती है। सो उस प्रोसेस में, तो उस दरमियान आप भी, यू हैव ऑल्सो चेंज एज अ पर्सन, so to Correct. expect your script not to change is the really the most naive thing one writer would करेक्ट. have, like, or think, ऐसा नहीं होता है, of course change होता है, which is why I think writing is also a great exercise in detachment. At some point you have to detach yourself and let go, कि भाई मैंने अपना कर दिया जो काम था मेरा, और आगे अब इसकी किस्मत, which also means that of course it's not easy कि आपने 2 साल अलग अलग कमरे में बैठ के, और हो सकता है अपने साथी राइटर्स के साथ पूरी की पूरी एक दुनिया क्रिएट की, पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट लिखा, एंड देन सडनली यू आर द फर्स्ट पीपल हु आर पुश्ड अवे आउट ऑफ द सिस्टम, यू आर नॉट नीडेड बिकॉज देन इट्स टेकन बाय समबडी एल्स टू कैरी फॉरवर्ड। हम ज्यादातर देखते हैं मेल में है, बट फीमेल में नहीं है. तो कैन यू टेल कि क्या, कितने परसेंटेज आज की डेट में वुमेन स्क्रिप्ट राइटर है? डेटा कहता है कि टेक्नीशियंस, मतलब और तो बाकी डिपार्टमेंट्स में और भी कम है, लेकिन राइटर्स फिर भी ठीक ठाक है, तो भी 15% है, तो बहुत कम ऐसी विमेन राइटर्स थी। और इसके बाद जावेद अख्तर के बारे में सब जानते हैं, हनी ईरानी के बारे में कितने लोग जानते हैं? करेक्ट. सो बहुत, अब जाके चीजें जरूर बदली हैं। रेखा निगम के बारे में सब कितने लोग जानते हैं? किसको पता है कि परिणीता किसने लिखी? ये तो विनोद चोपड़ा का इनाम देते हैं सब। सो ये जो, या फिर आप सोच भी नहीं सकते ना कि सलीम जावेद साहब ने जो किया कि पोस्टर्स में जा जाके अपना नाम स्टेंसिल से उन्होंने छपवा दिया, कोई महिला लेखक ये काम आज भी कर पाएगी? आई रियली डाउट इट। ऑफ कोर्स थिंग्स हैव चेंज्ड एंड फॉर बेटर एंड ओनली चेंज, बट वी डोंट हैव पे डिस्पैरिटी, अभी भी वही मसला है जो कि जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि you are paid as much as the male writer in the room who has probably
as much credential as you, or probably less. If you cannot quote, but at least say कि कितना pay difference, नहीं, pay बहुत difference. मुश्किल है. I can't quote, and I will not be able to give a number, but because there is just in terms of it's very there is no ballpark, but there's definite proof that women in general, even screenwriters, but technicians even more, or actors even more, are paid much less. I don't need any data to say that. I mean, it's all over and everybody knows about it. Adipika Padukone has said that. Priyanka Chopra often talks about it. So it's a cross, and हम तो वैसे भी फूड चेन में सबसे नीचे हैं. So जब एक्टर्स और सुपरस्टार्स को नहीं मिल रहा, तो हम तो वैसे ही सबसे, मतलब we are the lowest rung in the food chain of entertainment industry. So कहाँ से मिलेगा? So why you think that you have get this success? Showing up every day, no matter what. तो आपको लगता है कि बाकी लोग शो नहीं कर, मैं I'm why I'm asking this question to understand. Very clearly, my only competition is with myself. I do not care about it. Of course, I care in a very communal sense of way, where I want it to be क्या बोले उसको, कि एक sense of camaraderie. So of course I care that equal rights should be given to not just me, but to all my fellow writers, women writers in particular. But I'm not doing anything because somebody else is doing something and I want to do it differently. I am doing only to see that what is it that I can push myself on. How do I do it differently for myself? It's not for anybody. Completely agreed. And आप ये बताइए कि आप बच्चों में कैसे अपना कल्चर डालते हैं, स्पेशली बिहार का, क्योंकि अब जब नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन कैसे, हाउ यू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, कि नेक्स्ट जनरेशन कैसे देखेगा. अगर आज की डेट में हम देखें तो ज़्यादातर ये होता है क्योंकि पेरेंट्स बाहर निकल चुके हैं, चाहे वो इंडिया में बिहार से बाहर निकले या फिर इंडिया से बाहर यूके यूएस, तो हाउ दे विल एबल टू मैप देमसेल्फ विद देयर कल्चर. अच्छा, मम्मी पापा या बाबा दादी या नाना नानी यहाँ से करते थे, तो वो कैसे बच्चों पे कैसे डालते, हाउ यू इंस्टिल इन देम about the culture and everything? It has been a very conscious effort. My children are now 18 years old, so they're adults. So they obviously have their own sense of identity and how they associate themselves with who they are and where they want to associate themselves with. So, but जब छोटे थे तो बहुत consciously, और इसका मतलब ये था कि कई सालों तक मैं किसी बाहर छुट्टी पे नहीं गई, तो लोग, हमारे पियर्स जो हैं, वो अलग अलग बहुत फैंसी जगहों पे छुट्टियों के लिए जाते थे. हम नहीं जाते थे. हम पूर्णिया गए, हम गांव गए, और सालों साल हर छुट्टी में, कई बार साल में 2 बार 3 बार मैं बच्चों को छठ के लिए लेके जाती थी. होली हमने छोटे शहरों में और गाँव में बिताई है. उनको पता है कि खेत क्या होता है, उनको पता है कि पांत में पंगत में बैठ के खाना क्या होता है, या पत्तल में बैठ के खाना क्या होता है, या बिजली चली जाती है तो फिर लोग क्या करते हैं, या लालटेन किसको कहते हैं. Nothing comes as a surprise to them. They're very rooted, और सब तरह की जिंदगियां उन्होंने देखी है. हम ऑफकोर्स प्रिविलेज ये रहा कि बस में नहीं जाना पड़ता था उनको, एसी गाड़ियों में जाते थे. ट्रेन की टिकटों के धक्के नहीं मारने पड़ते थे, फ्लाइट में जाते थे. बट फिर भी जितना हो सका उतना दिखाया, किया. जेठ की दोपहरी देखी है उन्होंने, शीतलहरी देखी है उन्होंने, बारिशों के दिन देखे हैं उन्होंने, देखा है कि गांव में कटनी होती है तो क्या होता है, और जब मक्के और गेहूं और चावल की बोरियां बांधी जाती हैं तो कैसे बांधी जाती है. करेक्ट. लेकिन जो छूट गया वो था कि भाषा छूट गई. तो मैं आज भी उनसे हिंदी में बात करती हूँ, और इस बात में मुझे बहुत गुमान नहीं है कि मैं हिंदी में बात करती हूँ. मुझे तो भोजपुरी में या मैथिली में या अंगिका में बात करना चाहिए था, क्योंकि जो हमारी जो मातृभाषाएं हैं वो तो छूट गई. इस वाली पीढ़ी जो कि गांव में या शहर में उतना ही रही जितना एक मेहमान जाके रहता है, उनसे भाषाएं नहीं बचेंगी. लेकिन मुझे उसका मलाल भी नहीं है. मैं उसका अफसोस नहीं मनाती, मैं उसका दुख नहीं मनाती, क्योंकि मुझे लगता है कि उनसे नहीं बचेगी तो किसी और से बचेंगी. ऐसा नहीं है कि पूर्णिया बच्चों से खाली हो गया, या ऐसा नहीं है कि सिवान में भोजपुरी बोलने वाले नहीं रह गए, कम हो गए हैं जरूर, वहां भी अब हिंदी में बात होती है. गीत छूट गए हैं, लोक गीतों की परंपरा खत्म हो गई है. सो उसका फ्लिप साइड भी है. But I have forgiven myself for that. I was like, I could do only this much, and I have done it, and I'm very glad.
एंड नॉट दैट इट्स अनसोलिसिटेड, बाय माय एडवाइस वुड बी, अगली पीढ़ी के लिए अगर थोड़ा सा भी, अगर यू शुड जस्ट बी काइंड एंड जेंटल टू योरसेल्फ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ना हम अपने इतिहास और अपनी संस्कृति से उनको रूबरू कराने के चक्कर में उनको बाहर की दुनिया से काट दें, बिकॉज दैट विल आल्सो नॉट बी फेयर। तो ना वो इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। करेक्ट। जितना बैलेंस्ड तरीके से जितना हो सकता है एक्सपोजर दिया जाए, उनके कानों में भाषा पड़ती रहे, उनके उनकी प्लेट में वो सारे स्वाद आते रहे जिनसे आपका हमारा थोड़ा सा रिश्ता नोस्टैल्जिया से है, उतना ही बहुत होगा। करेक्ट। बाकी भाषाओं का, संस्कृतियों का काम होता है, और इस बात का इतिहास गवाह है कि वो गुम हो जाएं और एक समंदर में, महासमुंदर में मिल जाएं। ब्रज और अवधि अपने तरीके से खड़ी बोली बन गई थी या गुम हो गई थी। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही या गलत है, वो एक अलग विमर्श का हिस्सा है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अकाट्य सत्य ये है कि बदलाव आता है और आप अगली पीढ़ियों को उस बदलाव से नहीं बचा सकते। करेक्ट। एंड आपको लगता है कि हमारी जो अगली पीढ़ी आ रही है, स्पेशली आई एम टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू बिहार, जो हमारी अगली पीढ़ी आ रही है, क्या उनमें ये चीज़ है, सेंस ऑफ बिहार का जो कल्चर है, या जो आप जैसे बोले भोजपुरी, मैथिली और बाकी, तो ये सब भाषाओं के बारे में समझ की इतनी सारी चीज़ें हैं, या क्या डिफरेंस है उस चीज़ को जो समझ? वहाँ है उनपे तो है, क्योंकि एक्सपोजर तो अभी भी है, वो भाषाएं बोली जा रही हैं आसपास, तो जितना एक्सपोजर रहेगा और जितना दिखेगा बच्चे भी तो वही सीखेंगे ना। तो हम उनपे पूरा दारोमदार नहीं डाल सकते, अपनी जिम्मेदारी से हम इसलिए नहीं बच सकते क्योंकि अगली पीढ़ी उसको कंटिन्यू करे। अरे भाई क्यों, हमने क्या किया उसको आगे ले जाने के लिए? इतना आसान भी नहीं है कि बिल्कुल भाषाएं गायब हो जाए, लेकिन हाँ कम तो हुआ है, और ये सच है। छठ में जो गीत बजते हैं या गाए जाते हैं, वो लाउड स्पीकर पे गंदे वाली पैरोडीज बजती हैं जो फिल्मी धुनों पे बजती हैं। नहीं सुनना वो। हम हम तक तो, मतलब मेरे तक तो आते आते शारदा सिन्हा के कैसेट्स बजने लगे थे, लेकिन उससे पहले हमारी नानी दादियां, हमारी माएं गाती थी छठ के गीत। करेक्ट। करेक्ट। लेकिन हमने एफर्ट नहीं लिया तो हमारे बच्चे तो वही सुनेंगे ना। कमिंग बैक टू योर द मेजर थिंग, जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग की दुनिया में, यू आर द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ आर्या वेब सीरीज, वो कैसे आया? और भी आपने बहुत सारी चीजें बनाई हैं जो कि मैं देख रही थी। आप बताएंगे उसके बारे में, जैसे शास्त्री विरुद्ध शास्त्री, आर्या, और ऐसे ही बहुत सारे जो आपने बनाए, उसके बारे में बताइए। वो आर्या जब लिखा जा रहा था, जब हुआ था, तो वो तो तब रियली पीक एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम का मसला था। वो एक फीमेल राइटर ढूंढ रहे थे। फीमेल राइटर ढूंढ रहे थे, वाह। स्पेसिफिकली फीमेल प्रोटैगनिस्ट था, तो थी तो राम मधवानी ने क्रिएट किया था। और दिस इज आल्सो वेरी क्लियर अबाउट, मतलब हिज मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स आर वेरी, दे हैव विमेन, वेरी स्ट्रॉन्ग विमेन प्रोटैगनिस्ट। उससे पहले उन्होंने नीरजा बनाई थी। तो मुझे किसी ने कहा कि भाई राम ढूंढ रहे हैं और आपसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि तब तक, हालांकि मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं की थी, लेकिन थोड़ी बहुत अ, एक किस्म का बॉडी ऑफ वर्क तो था ही, तो लोग जानते थे कि मैं काम करना चाहती हूँ। अम, आर्या के लिए मैं मिली उनसे, और उन्होंने बताया कि ये इस तरह का किरदार है और ऐसे हम ऐसे शो बनाना सोच रहे हैं। तो मैंने शायद पहला सवाल यही पूछा था कि आपको मालूम है कि आर्या का मतलब क्या होता है संस्कृत में? आर्या मतलब नोबल वुमन, सो इज शी द नोबल वुमन, इज दैट हर बिग कॉन्फ्लिक्ट? हमारी बातचीत वहां से शुरू हुई कि नोबिलिटी का मतलब क्या होता है, नोबल वुमन होने का मतलब क्या होता है, और हाउ डज दैट डिफाइन द कैरेक्टर। उसके बाद करते करते हमने गीता पर कि मतलब कर्म क्या होता है, तो कर्म क्या सही है क्या गलत है, और उसको कैरेक्टर। सो राम एंड आई हैड अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। आई थिंक दैट वाज इन दैट सेंस दैट सील्ड द डील फॉर। सो we did like sort of have a good chemistry in that sense. So one के बाद मुझे टू लिखने को मिला, टू के बाद मैं थ्री में भी कंट्रीब्यूट किया मैंने, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो ये होता है कि एक सक्सेस आपको मिलता है तो ये बड़ी कमाल की, बड़ी मस्त इंडस्ट्री है जो आपके लिए कई दरवाजे खोल देती है। एंड कैसा लग रहा है, मतलब नाउ यू कैन सी कि आफ्टर द सक्सेस ऑफ आर्या, the things change, the perspective of the people change. Now they must have started taking you more seriously कि नहीं, we know what I she. am telling you, Neha, it doesn't matter. Like I said, you are as good as your last one. So आज सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं,
कौन क्या बोल रहा है, किसको कैसे, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, डू आई एम आई शोइंग अप, एम आई राइटिंग द काइंड ऑफ स्टोरी दैट आई वांट, एम आई डूइंग द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वांट टू डू, दैट इज इम्पोर्टेंट। और वो होगा तो अपने तरीके से होगा, नहीं होगा तो मुझे इसकी कोई बेचैनी नहीं है। करेक्ट। I don't, for example, this year I don't have any release lined up. I don't, it doesn't bother me. पैसा, सफलता, पहचान, these are all byproducts of what you genuinely want to do. If you're happy doing what you're doing, that's it. क्योंकि वही नहीं मिलता सबसे ज्यादा तो। करेक्ट। I don't think I work for anybody's validation anymore. वाओ, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लाइफ, एक सुखी शांति जिंदगी जीने के लिए। हाँ, मतलब कितना ही माथा फोड़ लेंगे। और अब बताइए, हम उस धंधे में हैं जहाँ पर आपका मतलब फ्राइडे को आपकी किस्मत तय हो जाती है। सही बात है। आप या तो इंडिया टुडे या किसी आउटलुक या किसी मतलब बहुत या टाइम के मैगजीन के भी कवर पे आ सकते हैं, शाहरुख खान तो वो भी हो जाता है आपके साथ। और वो भी हो जाता है कि पूरी दुनिया आपको गालियां दे रही होती है कि ये क्या बना दिया। करेक्ट। So look at the imbalance. If you're not like just showing a full joy of it and you're letting it affect, you will die. You will not be able to survive. जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग लिखते हैं अभी, तो आपको ऐसा लगा कोई ऐसे पार्ट में आर्या या आपके जो भी बाकी उसमें कि यार मैंने ऐसे लिखा था, बट जब ये बन के आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, मतलब जो सीन था उस चीज को और अच्छे से क्लैरिटी के साथ ये शूट हुआ है या सामने आया ऑडियंस के, ऐसा लगा कोई चीज? Hamisha, it's beautiful what directors do to the job that the writers do. They also spoil it. But I have been very fortunate. I have always had directors who actually elevated whatever was written on paper a lot. So it's magic. और मुझे आर्या 1 रिलीज हुई थी, तभी मुझे राम ने कहा था कि अब तुम देखना। उन्होंने फोन किया था मुझे, कहा कि अब ऐसा करना कि तुम स्क्रिप्ट के साथ बैठना, सिट विद द स्क्रिप्ट एंड लुक एट द शो and see the difference, like, and then that will be your greatest like in that sense education in filmmaking. जब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि जो तुमने लिखा था वो कैसे डिपिक्ट हो रहा है स्क्रीन पे, और उसका उसका if you can read in between the lines in terms of camera angles, in terms of direction, in terms of lighting, in terms of visual metaphors, in terms of what is being said and how it has been performed, and you'll be able to see the difference, and you will be able to like sort of underline those nuances. You will be, your training in filmmaking or as a script writer will be complete. That was a great advice that I got from him, and to date I do it. मतलब कई बार होता है कि सीरीज हो तो आप सारे नहीं देख पाते, आप एक ही एपिसोड देखते हैं। फिल्म भी हो तो पूरा आप देख सकते हैं, but you can't watch like 8 episodes with your script and also get heart attack. अरे यार मैंने लिखा तो ये था, ये चला गया तो निकल गया। Correct. But yeah, that exercise really helps, and it's magic. It is such a joy to see your words being spoken and what you would visualize with the scene being depicted very differently. Wow. Yeah, you can see your baby, right? How it's yeah. मुझे एक क्वेश्चन ये मुझे पर्सनली पूछना था, और मुझे हमेशा लगता था मैं कोई भी स्क्रिप्ट राइटर से कभी लाइफ में मिली तो मैं ये जरूर पूछूंगी। द क्वेश्चन इज कि जब हम इंडियन सिनेमा देखते हैं, ठीक है, और जब हम साउथ के सिनेमा देखते हैं, वाई पीपल से द कंटेंट ऑफ साउथ, कंटेंट जो होता है उसका, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हिंदी इंडस्ट्री। वाई वी आर नॉट मेकिंग that level of script or that level of movie? There is no simple answer to it. But from your perspective, I want to know. I would say 5 चीजें। पहला, कल्चर। जो कल्चर जो आता है ना, so by culture I mean कि देखिए हिंदी में जो सिनेमा बन रहा है वो एकदम सिंपल सी चीज है कि हिंदी में बनने वाला सिनेमा अंग्रेजी में सोचा जाता है, अंग्रेजी में लिखा जाता है और उसका अनुवाद होता है। वो हिंदी भाषाओं का सिनेमा नहीं है, वो अपने शहर गांव से अलग हो चुके महानगर में आए हुए लोगों का सिनेमा है, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बहुत मॉरल हाई ग्राउंड पे रह के मैं बोल सकती हूँ कि अरे मैं तो अलग काम कर रही हूँ, नहीं, मैं भी अंग्रेजी में शायद सोच रही हूँ। सो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम
भाषा से जो पैदा हो सकती थी अ, अ, जो जो एक किस्म की ईमानदारी, एक किस्म का बेबाकपन, एक किस्म का कॉन्टेक्स्ट जो भाषा से आता है, जो कि मलयालम में है, जो कि बंगाली में है, जो कि मराठी में है, जो कि गुजराती में है, वो भाषा से आता है। कहानियां जरूर यूनिवर्सल होती हैं, लेकिन भाषा से आने वाला एक संदर्भ होता है, सामाजिक संदर्भ होता है, जो उन फिल्मों में बड़ा क्लियरली दिखाई देता है। उनका संदर्भ जो है वो बहुत खास तौर पे क्षेत्रीय है, और इसीलिए वो बहुत ईमानदार है। लेकिन हम तो बोरो कर रहे हैं, हम हॉलीवुड से भी थोड़ा बोरो कर रहे हैं, हम थोड़ा अन्य भाषाओं से भी बोरो कर रहे हैं, हम वांटिंग टू बी अ सर्टेन काइंड ऑफ। So that's my question. Why we are doing this borrow वाला part? हम क्यों नहीं ये खुद? ऐसा ही रहा है। दिस इज इन द कल्चर। बॉम्बे वाज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सो मेनी कल्चर्स, नो? बॉम्बे इज नॉट चेन्नई, मुंबई इज नॉट चेन्नई, मुंबई इज नॉट कोलकाता, मुंबई इज नॉट अहमदाबाद, मुंबई कैन नॉट बी बैंगलोर। द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पंजाबी भी आए, उर्दू भाषी भी आए, हिंदी भाषी भी आए, पारसी थिएटर की भी परंपरा थी, गुजराती थिएटर की भी परंपरा थी, और बंगाल मतलब बिमल रॉय से लेकर, बासु चैटर्जी से लेकर, ऋषिकेश मुखर्जी से लेकर कई तरह के, मतलब पूरी। और मतलब हम संगीत में भी एस डी बर्मन रहे, पंचम दा रहे, सो सलील चौधरी रहे, इतने सारे जो दूसरी भाषाओं से आकर एक मेल्टिंग पॉट बना, जिसमें हर संस्कृति का कुछ ना कुछ पड़ा। So it was very natural that it was very in that sense also very diversified. Whereas there's a very distinct thing to any regional Indian cinema that we are talking about, which is very unique to its culture and therefore has a distinct identity. That's number one. Second thing is that the stakes are really high. We're not looking at the same numbers. The kind of worldwide business that a Hindi film has to do is not compared to a, not to say that it doesn't reach far and wide. आत्मन पहुंच रही है ना जहां पहुंचना है, अकेडमी अवार्ड्स में जाते हैं, हर तरह की जो भी, बट Correct. that is, the stakes are really high, so therefore it will be marketed differently, it will be packaged differently, the fears, the risk taking capability will be different. So that is number two. Number three is this whole star culture, which is very big in our industry, in the context of Hindi cinema, Bollywood जिसको कहते हैं, star driven है. Not so much the case down south, not so much the case in Marathi cinema. They are known by the story. The film is recognized not by the face, but by the content of it. So that's a huge difference. A large part of regional cinema does that. That's number three. Number four is what we call Hindi cinema or Bollywood is actually it caters to everybody. It goes far and wide. So therefore, it has to, in its relatability and simplicity, often at a time at cost of dumbing it down, it has to, cater to a large audience, very big audience. So there has to be a lower common. You are serving a lowest common denominator, which is very different from regional cinema. And the fifth largest thing is that the ticket size of a project. आप regional cinema जो है ना, वो आप you can make it at a certain cost. You can't do it with Hindi cinema. So therefore, that also defines so business aspect of it defines. So these are the 5 reasons I feel, not to say right or wrong. I'm just commenting on the question that you asked me, that this is how it functions. Can it change? I would like to believe that it can change, but it also means that it will require a large amount of organization of the sector, which we are far from, despite all the changes that we have seen in the last few years. So there are no problems. Like Malayalam industry, everybody knows what happened with Hema Commission report. So not to say that there's no exploitation and it's all hunky-dory, no. So do you think that in coming days, क्या कोई इतने बड़े बड़े फिल्म मेकर जब जान रहे हैं कि हाँ ये चीज है हमारा कंटेंट, या वॉट एवर यू हैव सेड द फैक्टर्स, कि फियर फैक्टर, ये रिस्क नहीं ले सकते, बट जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं,
क्या वो इस चीज में पहल ले रहे हैं कि यस वी हैव टू चेंज? क्या वो स्क्रिप्ट राइटिंग में बोल रहे हैं कि यू हैव टू ब्रिंग द ओरिजिनलिटी rather than to borrow or rather than to copy anything? क्या वो एक माइंड शिफ्ट आया है? हाँ, पिछले 10 सालों में, 15-20 सालों में तो बहुत आया है। और जो पैरेलल, जो मतलब, और बहुत बोल्ड और अलग अलग तरह के विषयों पर फिल्म बन रही है। इंडी सिनेमा का एक बहुत बड़ा कल्चर तैयार हुआ था जो है। अ, फिर वही मैं बात बोल रही हूँ कि वो रातों रात नहीं चेंज होगा। और वो भी इट्स अ चॉइस दैट एवरी फिल्म मेकर मेक्स, एंड इट कांट देयरफॉर बी जनरलाइज्ड। Sanjay Leela Bhansali will make a certain kind of film. Hmm. Ram Vatani will make a certain kind of Hansal Mehta will be known for a certain kind of a filmmaking. Um, Tanuja Chandra will be remembered for what she did or will do for a different kind of a sensibility. So the point that I'm trying to make is that there cannot be any standard answer to that. The thing is that how much of you as a filmmaker, as a creator, are willing to move the needle or push beyond the boundary. And that is also sometimes a scriptwriter's job. So if you sit and wait only for the commissioned work and not keep creating original, you're not creating anything original. And I am also guilty of that. I also do a lot of commissioned work, and then also do rewrite by brief. And I'm also like, I also, sort of cater to the market. But how much of risk who's taking is, it cannot be defined very categorically. So therefore, it's important that in that sense, you just define the value system that you want to stand for as a creator. And that shift will begin to happen, or will happen more, when the alliances, because it's collaborative medium, the alliances happen in a certain way. So when you know that a certain filmmaker will collaborate with a certain, like Amar Kaushik collaborating with Niren Bhatt will give something like a Stree or a Bhediya. That's one kind of genre completely. A Karan Johar collaborating with an Ishita Moitra will give a certain kind of a Rocky Rani or a Call Me Pale or anything which is a certain kind of a cinema. So how are these collaborations happening? How are these alliances happening? Who has each other's back as a writer and director and producer? All of those things will define some of these fundamental Change. concerns that we have about how things will change in the industry. Yeah, definitely. I think this is very important point. Nee, that's true. And I think I really enjoyed this podcast and understand so different perspective of it. And it's always an honor to have someone from Bihar. आपको last question, आपको ऐसा कोई मिला है बिहार का इंडस्ट्री में? आप बोले अरे आप भी बिहार से हैं, एंड क्लिक होता है, ओ अच्छा ये बात वो बात, बहुत सारी बातें कॉमन होती है। बहुत बहुत भरे पड़े हैं। मतलब तो बताइए थोड़ा एग्जाम्पल। त्रिपाठी जी हैं जो कि मतलब हाँ उनका गांव मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर है। हाँ और एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक कैफे में बैठ के एक मीटिंग के लिए एक्चुअली गई थी, और बैठी हुई थी और हम लोग मीटिंग कर रहे थे, और अचानक मुझे पीछे से आवाज सुनाई दे रही है। और मुझे वो एकदम, एक भोजपुरी का एक अलग लहजा होता है, मतलब आरा छपरा सिवान की, वो एक सिंग सॉन्ग बहुत। सो मैंने सुना और मैंने घूम के देखा कि कौन जनाब हैं जो जिनके पहले, जिनके शब्द मेरे कानों में एकदम शहद की तरह पड़ रहे हैं, एकदम जानी पहचानी। एक एक जो इंटोनेशन होता है वो बिल्कुल वैसा ही जैसे हम बोलते हैं। मैं रुक के फिर मैंने देखा, विनीत कुमार नाम के बहुत मशहूर थिएटर एक्टर हैं और एक्टर भी हैं, सीनियर एक्टर है। मैंने उनको देखा, मैं उठ के चली गई उनके पास। मैंने कहा कि विनीत जी, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आपकी भाषा सुन के मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो मैं आपकी बोली सुनने के लिए सिर्फ आई हूँ, ताकि आपसे थोड़ी देर और बात कर सकूं और हम अपनी भाषा में बात कर सकें। सो तब बात रहे तो उन्होंने पूछा आप कहाँ की हैं? यहाँ के हैं ऐसे ऐसे। अरे घर आइए कभी तो हम लोग एक दिन मटन बनाया जाएगा। मैंने कहा मैं नॉनवेज नहीं खाती। अच्छा ठीक है, आपके लिए हम पूरी आलू ही बना देंगे। Yeah, these kind of things happen, and it's beautiful to find those connections. And विकास कुमार हैं जो आर्या में खान की भूमिका निभाते हैं, वो नवादा के हैं। तो जब वो शुरू करते हैं, इन बल्कि एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई है, उसमें उन्होंने एक्ट भी किया है। उनका एक बिहार डायरीज चलती है, पूरा एक एनेक्डोटल सीरीज होती है जो बिहार से अपने बचपन की सुनाते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पंकज दुबे हैं जो ऑथर और पॉडकास्टर हैं। वो चाईबासा के हैं। मतलब जो झारखंड में पला बढ़ा है वही बता सकता है कि चाईबासा मैप पे कहाँ है और सही। उसका मतलब क्या है चाईबासा में पले बढ़े होने का। सो ऐसे बहुत लोग हैं और कनेक्शंस मजेदार तरीके से मिलते हैं। राजेश कुमार हैं जो रोशेस की भूमिका करते हैं। मतलब मैं नाम मतलब लेना शुरू करूँ तो फिर बहुत एक सारे। पॉडकास्ट चाहिए उसके लिए। तो मतलब इतने सारे लोग बिहार से हैं, और मेरा यही पूछने का था कि जब आप सब मिलते होंगे तो पीपल कनेक्ट इंस्टेंटली, राइट? अच्छा आप बिहार से, अच्छा आप यहाँ से, ओ ऐसा वैसा खाना। बिहारी तो जब मिलते हैं तो खाने के ऊपर तो जरूर बात करते बिल्कुल। आपको कैसे लगता है कि झाजीज के अचार मेरे घर पहुंचना शुरू हुआ था? सत्तू, जो कि हैं। राइट। न सिर्फ बिहारियों बल्कि नॉन बिहारी को भी हमने सत्तू ड्रिंकर बना दिया है। तो करेक्ट करेक्ट, एकदम। नो, दैट्स डेफिनेटली देयर। थैंक यू अनु, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें समझ में आई, ना कि सिर्फ एक लिटरेचर बट एक फिल्म, एक स्क्रिप्ट राइटिंग। एंड इट वाज अ वेरी engaging and very good podcast. I really enjoyed each and every moment. Thank you so थैंक much. यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट नेहा। थैंक यू। बाय।